हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट वीडियो में जितना भी रह गया था मियोसिस का, आज वहाँ से पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के देख सकते हैं। मैंने एक प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, पॉइंट टू पॉइंट और डायग्रामेटिकली लिखा है ताकि आपको रिवाइज करने में इजी होए, और कुछ भी कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट से। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मैं एक्सप्लेन भी आपको साथ साथ में कर देती हूँ। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस पढ़ी थी और वहाँ से हमने पैकेटीन तक पढ़ा था। आज हम डिप्लोटीन से स्टार्ट करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे मियोसिस कंप्लीट हो जाए, मतलब मियोसिस नहीं, सेल डिवीज़न में जितना भी है कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं डिप्लोटीन से। तो डिप्लोटीन क्या है? देर इज़ ए डाइसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे रिजोल्व होने लगती है साइनेप्टिन, जो हमारी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म कहाँ हुआ था? जाइगोटीन में हमारा फॉर्म हुआ। हमारा जाइगोटीन में वो फॉर्म हुआ था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे डिप्लोटीन में वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारा पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुका था। जो हमारा रीज़न था, मेन रीज़न था, वो हमारा हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। देखो, मियोसिस का प्रोसेस होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि माइटोटिक हो गया तो फिर मियोसिस की क्या ज़रूरत थी, हैप्लोइड्स बनाने की क्या ज़रूरत थी। हैप्लोइड्स नहीं होंगे तो वेरिएशंस कैसे आएगा बताओ। अगर आप अपने आप में सक्षम हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप सीखोगे क्या? इसलिए क्या है, उसको हैप्लोइड कर दिया गया, उसकी आधी पावर काट दी गई। अब उसको वो पावर लेने के लिए दोबारा से किसी की हेल्प चाहिए, वो आएगा जब हमारा। इसलिए ही मियोसिस का प्रोसेस जर्माइनल रिप्रोडक्शन में होता है, क्योंकि जब हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें 23 मदर के आते हैं, 23 हमें फादर से मिलेंगे, तब जाके हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हमें बॉडी में खुद का कोई प्रोसेस होता तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती। तो वेरिएशंस लाने के लिए हमें बाहर से कनेक्ट करना पड़ा ना। तो इसलिए वेरिएशन के हमारी मतलब वेरिएशन लाने के लिए मियोसिस का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको हैप्लोइड कर दिया गया है, इसमें हैप्लोइड्स बनते हैं ताकि वेरिएशंस आए, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाए। ठीक है ना, इसलिए पैकेटीन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, आपको याद करना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व हो जाता है, एक फॉर्मेशन होता है काइमेटा का। काइमेटा क्या होता है? जब हमारे साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स ऐसे डिसॉल्व होनी शुरू होती है, ये अगर ये जैसे डिसॉल्व होते तो यहाँ पे आके जैसे जैसे एक चैन नहीं होती, चैन यहाँ पे आके रुक जाती है। यहाँ पे एक एक काइमेटा ना रुक जाता है, पूरा नहीं हटता यहाँ पे, और डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। होते होते यहाँ पे एक कनेक्शन बच जाता है, उसको ही हम बोलते हैं काइमेटा के नाम से। डिप्लोटीन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स और अ ईयर, जिसको हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेज पे आके क्यों रुकती है, क्योंकि यहाँ का प्रोसेस हमारा फिर प्यूबर्टी के टाइम। जो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो बॉडी की जो संरचना है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊँगी कि हमारे जब हम अपनी मम्मी के पेट में होते हैं, ये मैं गर्ल्स की बात बता रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे एग्स हैं वो हमारे जब हम 3 मंथ के होते हैं तो अपनी मम्मी के पेट में होंगे ना, तो उस टाइम हमारे जितने भी हमारे एग्स होते हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे बर्थ के, जब सपोज करो वो मिलियंस में है, तो बर्थ के टाइम वो लैक्स में हो जाएंगे। फिर भाई बर्थ के तुरंत बाद जब हमारा मतलब बेबी बाहर आता है तो उसके बाद वो और कम हो जाएंगे। फिर प्यूबर्टी के टाइम तक वो सिर्फ 500 बचते हैं। जब हमारी प्यूबर्टी आती है तो वो फीमेल में, तो वो सिर्फ 500 एक्स बचते हैं। सोचो, मिलियंस में थे, 500 एक्स बचते हैं, और फिर वो एक एक करके डीजनरेट हो जाते हैं। हमारे हर मंथ में जो हमारी मेंचुरेशन साइकिल चलती है उसमें एक एक एग हमारा डीजनरेट होता रहता है। इसलिए डिप्लोटीन को भी बहुत बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने देखा है कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज बताया गया है। वैसे एक्चुअली में पैकेटीन होता है, ये तो एक प्रोसेस है, रुकता ही है यहाँ पे। ये कोई इसका मतलब प्रोसेस में कोई लेंदी नहीं है, ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट फेज भी बोल देते हैं। लेकिन पैकेटीन ही सबसे लंबा स्टेज होता है प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइमेटा स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइमेटा, बट कंप्लीट इन डाइकोनेसिस। देखो, स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है, कंप्लीट डाइकोनाइसिस में होगा।
यही मैंने आपको उसमें भी बताया था कि क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट डाइगोटीन में हो जाती है, बहुत कम होती है लेकिन स्टार्ट हो जाती है कंप्लीट पैकेटीन में ही होती है। इसलिए यहाँ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा स्टार्ट डिप्लोटीन में ही हो जाता है लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है, डाइकाइनेसिस में। तो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, ये प्रोफेज का पार्ट है, ये सारे प्रोफेज के स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज का ही कंप्लीट होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस का डिसअपियरिंग हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम्स आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म और आरएनए की सिंथेसिस भी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया इतना आपको समझ में? आप में भी चला सकते हैं, और अगर आपको मेरी स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो आप वहाँ पे भी सेटिंग में जाके स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं हम मेटाफेज 1 में। देखो मियोसिस पढ़ रहे हैं तो मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे और मियोसिस 2 में हम सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मियोसिस 1 अलग है, इसलिए हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न यहीं पे होगा। उसके बाद क्या होता है, वो जो मियोसिस 2 होता है वो सेम होता है माइटोटिक डिवीज़न के जैसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे मेटाफेज पढ़ते हैं। तो मेटाफेज 1 में होता क्या है, मेटाफेज से आपको पता ही है इक्वेटर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर तो काइनेटोफोर, स्पिंडल फाइबर ही कनेक्ट करते हैं काइनेटोफोर से मेटाफेज में ही। बायवेलेंट यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्रोमोसोम्स मेटाफेसिक प्लेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे बायवेलेंट जो टेट्राड का अरेंजमेंट है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा। इसी स्टेज को हम बोलते हैं मेटाकाइनेसिस, स्टेज को हम बोलते हैं मेटाकाइनेसिस। यहाँ पे क्या है, हमारे जो बाइवेलेंट जो टेट्राड बने हुए थे ना, वही हमारे प्लेट्स पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में सेग्रीगेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड से क्रोमैटिड सेग्रीगेट नहीं करते हैं, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट साइड्स एनाफेज में, नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, माइटोटिक डिवीजन में जब एनाफेज हो रहा था तो सेंट्रोमियर टूट रहा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो रही थी। यहाँ जैसे जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होती है, सेंट्रोमियर होता है, तो हमारा सेंट्रोमियर टूटता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे, ये उधर चले जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपस में अलग अलग जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर भी नहीं होगा। ये एनाफेज 1 में है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 2 में क्या होता है। उसके बाद टिलोफेज में क्या होता है, ये जस्ट रिवर्स होता है प्रोफेज का। इसमें क्रोमेटिन, जब हमारा जो कंडेंस हो गया क्रोमेटिन बनता है क्रोमोसोम से, तो वो अब हमारा क्रोमेटिन क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये रीअपियर हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा डिलोफेज में। अब जो डॉटर न्यूक्लियाई हमारी बनी है उसमें हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, का टेट्राड जो है ना वो अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग सेल में। तो ये वाला सेल में हमारा रिडक्शनल डिवीज़न है। जो हमारा दूसरा वाला जो होता है वो हमारा इक्विटेशनल होता है, वो माइटोटिक डिवीज़न के जस्ट सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हम, ये हमने शायद पढ़ लिया, सॉरी। उसके बाद एक डायग्राम है जो मैंने खुद से बनाया है, और मैंने थोड़ी सी इसमें हल्का सा कहीं पे गड़बड़ कर दिया है, वो मैं आपको बता दूंगी। देखो मियोसिस में होता क्या है, मियोसिस में हम 2n2c लेके चल रहे हैं। 2n2c का मतलब समझ गए, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके चल रहे हैं, मतलब कि टोटल क्रोमोसोम्स हमारे 4 हैं, और डीएनए भी उसमें कितना होगा, 2 डीएनए तो होगा, क्योंकि दो पेयर लेके चल रहे थे, 2 पेयर क्रोमोसोम्स लेके चलो। ठीक है, इसके इक्वल लेके चला है, जितने क्रोमोसोम उतना डीएनए। ठीक है, हर क्रोमोसोम में अपना डीएनए। हमारा ह्यूमंस में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है मियोसिस में, अब सपोज करो ये इंटरफेस चल रहा है। इंटरफेस में हमारा क्या होता है, इंटरफेस में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम ही होता है, लेकिन हमारे वो क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। मियोसिस 1 से पहले हमारा इंटरफेस होता है, उसमें हमारा एस फेस में रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए हमारा डबल हो जाता है एस फेस में। तो यहाँ पे डीएनए को डबल कर दिया, 4 क्रोमोसोम्स लेके चल रहे हैं, 2 पेयर, तो 2 पेयर ही रहेंगे, वो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। क्रोमेट देखो, सपोज करो हम यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स लेके चल रहे थे, सॉरी, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, यहाँ पे जाके डबल हुआ है, लेकिन पेयर सेम ही है, और क्रोमोसोम हमारा जो डीएनए वो डबल हो गया, तो इसका मतलब एक कॉपी
अब इसकी भी तो बना दो ना, तभी तो डीएनए डबल करके दिखाएंगे। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स में बन गया ये है ये एक ही पेयर है, 4 क्रोमोसोम्स नहीं है ये एक ही क्रोमो। जब तक हमारा सेंट्रोमियर एक है तो इसका मतलब वो क्रोमोसोम्स एक है। ये एक पेयर है, ये भी एक पेयर है, ये सेकंड पेयर है। देखो अब यहाँ पे भी 1 पेयर ही था और यहाँ पे भी 2 सेकंड पेयर ही रहा, सेम ही है सेम ही है। क्या चेंज आपको यहाँ पे क्या चेंज दिखा है कि सब क्रोमोसोम्स की अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गई। जब तक सेंट्रोमियर एक है तो वो क्रोमोसोम्स एक माना जाएगा। तो ये अभी क्रोमोसोम 4 ही हैं, ये भी 4 थे, ये भी 4 ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी क्रोमोसोम्स का नंबर सेम है, यहाँ पे सिर्फ क्रोमेटिड्स बनी है क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब एक क्रोमेटिड्स में अपना डीएनए, इसमें अपना डीएनए, इसमें अपना, इसमें अपना, इसमें अपना, इसमें अपना, इसमें अपना। यहाँ पे इसमें अपना था, इसमें अपना, इतना इतना। तो हम कितना लेके चल रहे थे, 2C लेके चला, जितने पेयर उतने क्रोमोसोम्स। यहाँ पे कितना है, एक क्रोमोसोम्स में एक डीएनए था, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब यहाँ पे क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स में भी तो अपना डीएनए होगा ना, तो डबल हो गया डीएनए, क्योंकि एस फेस में डबल ही होता है। अब देखो मियोसिस 1 होगी, पहले मियोसिस 1 होगी तो क्या बनेगा, रिडक्शनल डिवीजन है। तो देखो मियोसिस 1 में हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग अलग करते हैं ना, तो ये पेयर इधर पहुंच गया। चलो मान लो ये पेयर हमारा ऐसे ऐसे ये यहाँ पहुंच गया, और ये वाला हमारा सपोज करो ये वाला हमारा यहाँ पहुंच गया। अब बताओ यहाँ से हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे। अब देखो ये एक क्रोमोसोम माना जाएगा, जब तक सेंट्रोमियर एक है हमारा एक क्रोमोसोम माना जाएगा, ये आप याद रखना। अब देखो हम लेके कितने चले थे, अब इसका सेंट्रोमियर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो हम लेके कितने चले थे, 4 क्रोमोसोम लेके चले थे। अब हमारे यहाँ पे हो क्या गया, एक सेल में 2 बचे हैं, 1 2 1 2। अब बचे कितने, 2 क्रोमोसोम्स बचे। यार ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसको आप अलग क्रोमोसोम्स नहीं गिन सकते, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन हुआ इसलिए ऐसे बनाया जाता है डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए। अब ये एक सेंट्रोमियर है तो एक ही क्रोमोसोम माना जाएगा। यहाँ पे देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, अपने अलग अलग क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पे हम 4 क्रोमोसोम लेके चले थे, यहाँ बचे कितने, 2। लेकिन हमारा देखो डीएनए उतना ही है, ओ डीएनए जितना अमाउंट जितना था उतना ही है, क्योंकि यहाँ पे अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स में अपना है, इसमें अपना, इसमें अपना, इसमें अपना। तो देखो यहाँ चेंज कितना हुआ, यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, n/2c हो गया। लेके हम चले थे 2n/2c, यहाँ हो गया n/2c। ठीक है, दोनों सेपरेशन में। अब मियोसिस 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे भी रिडक्शन डिवीजन कर देंगे तो n/2 नहीं आ जाएगा। n/2 कोई सेल होती है 1/4, हमें सिर्फ हैप्लॉइड बनाने हैं, तो इसको नंबर को हमें सेम रखना है और डीएनए का कंट्रीब्यूशन हमारा कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो अब आप तुम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रखने के लिए हमें इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्रोमोसोम्स नंबर को सेम रखने के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो उससे तोड़ेंगे हम NF2 में, तो हमारा n/c हो जाएगा। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड्स में हमारा 1 C होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 C लेके क्यों चले थे। ठीक है, एक क्रोमोसोम्स इसमें एक पेयर में हमारा कितना था, 1 C। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा C हो जाएगा, क्योंकि एक सिस्टर क्रोमेटिड्स टूटेगी इसमें, इससे बनेंगे 2। ठीक है, और इससे बनेंगे हमारे 2, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 4 स्पर्मेट्स बन जाएंगे। तो NY-C हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मियोसिस समझ में आ गया। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो थोड़ा सा डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने मियोसिस 1 स्टार्ट करा था, तो हमने पहले मैंने बताया था जो इंटरफेस है वो तो हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हमारा प्रोफेस 1 में जो स्टेज आती है वो आती है लिप्टोटीन की। लिप्टोटीन में क्या होता है, एक ऐसे अरेंजमेंट होता है, वो जाके किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं, बुके टाइप स्टेज बन जाती है। जैकोटीन में हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जाके एक अरेंज हो जाते हैं, एक मतलब बाइवेलेंट टेट्राड बना लेते हैं। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। एक सेकेंड, हाँ, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर हम इसमें काइस्मेटा, डिप्लोटीन में मैंने आपको बताया था कि कास्मेटा बन जाता है, वो टूट जाता है और ये सेपरेट हो जाते हैं हमें सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसके बाद मतलब
उसके बाद हमारा क्या आता है, अब सपोज़ करो यहाँ पे मैंने डाइकिनेसिस नहीं बनाया है, मेटाफेस दिखाया है डायरेक्ट। मेटाफेस में यहाँ मैं बना रही थी लेकिन मेरा वो छूट गया था, तो मैं देखो ये होगी, ये है हमारा मेटाफेस, एक प्लेट पे आ गया। उसके बाद क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाएगा। एनाफेस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग, ये अलग चले जाएंगे, ये अलग, और जाके एक सेल बना लेंगे, ये दोनों अपना एक अलग सेल बना लेंगे। उसके बाद जो सेल बनेगी, एक सेल में ये आएगा, देखो मैंने आपको दिखाया था, और एक सेल में ये आएगा प्रोफेस मेटा एनाफेस होने के बाद। अब उसके बाद हमारा प्रोफेस 1 आएगा। उसके बाद हम सोच, अब हमारा देखो मैंने क्या आपको क्या बताया था, ये हमारा म्यूसिस 1 था, म्यूसिस 2 हमारा सेम होता है माइटोटिक डिवीज़न की तरह। अब हमें माइटोटिक डिवीज़न की तरह करना पड़ेगा इसको। अब एनाफेस 2 में क्या होता है, हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगी। अब सिस्टर क्रोमैटिड इसको और इसको आपस में तोड़ देंगे, तो हमारी क्या बनेगी, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक उसमें चला जाएंगी, ये दोनों हमारी एक में आ जाएंगी, ये दो हमारी एक में हो जाएंगी, और ये दो हमारी एक में हो जाएंगी। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारी आपस में टूट जाएंगी, तो हमारी एक सेल में दो 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 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये हमारे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है फ्रेंड्स, एन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था 2n का मतलब 2 पेयर, n का मतलब 1 पेयर। 1 पेयर मतलब जब सिस्टर क्रोमैटिड टूटेंगे तो ये मतलब ये टूट के एक इसमें आ गया, और ये आपस में टूट के एक इसमें आ गया। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम और 1 पेयर बोल सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो एक पेयर में एक सी, तो हम यहाँ पे 2 पेयर लेके चल रहे थे। देखो एक पेयर में ये 2 पेयर लेके चल रहे थे, यहाँ पे एक पेयर हो गया। अब ये एक पेयर हो गया ना, यहाँ पे हम 4 क्रोमोसोम्स लेके चल रहे थे, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हो गए। यहाँ पे एक पेयर में 1 सी था, 2 पेयर में 2 सी, तो यहाँ पे 1 पेयर में 1 सी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा मियोसिस में, मियोसिस में आपने देखा कि हमारे हैप्लॉइड्स बने हैं और हमारा डीएनए का अमाउंट भी कम हुआ है। यहाँ पे हम जब मियोसिस 1 करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे कम हो जाते हैं, लेकिन हमारे डीएनए हमारा डीएनए भी हमारा हाफ हो जाता है, और एनए भी हमारा हाफ हो जाता है। इसलिए हमारे मियोसिस जो 1 है वो हमारा रिडक्शनल डिवीज़न है, और मियोसिस 2 जो है हमारा इक्विटोशनल डिवीज़न है, उससे माइटोटिक डिवीज़न के जस्ट सेम होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे मियोसिस 1 करके नहीं दिखाया, वो सेम ऐसा है जैसे माइटोटिक डिवीज़न होता है, उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स का एनाफेस में सेपरेशन होता है, बिल्कुल माइटोटिक डिवीज़न की तरह है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मियोसिस के, वो मैं आपको बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ मियोसिस पढ़ लेते हैं। मियोसिस भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और जेनेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस एक इनिशियल मियोसिस होती है, उसमें एल्गल जैसे कि एल्गी और फंजाई में मियोसिस इन जाइगोट में ही मियोसिस होने स्टार्ट हो जाती है, उसमें एम्ब्रोई नहीं होता, इम्प्लांट नहीं होता, उसमें सीधा जाइगोट में मियोसिस होनी शुरू हो जाती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो आपको पता होना चाहिए जाइगोटिक मियोसिस हमारी एल्गी और फंजाई में होती है। उसके बाद हमारी स्पोरिक मियोसिस होती है। स्पोरिक मियोसिस हमारी इंटरमीडिएट मियोसिस भी बोलते हैं हम इसको, अक्कर इन द स्पोर मदर सेल, ये मदर सेल स्पोर में फॉर्म होती है, इसको हम पोलर मदर सेल बोल सकते हैं, स्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। ठीक है, और हम इसको मियोसिस मदर सेल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, इसमें स्पोर बनते हैं। ठीक है, ये ब्रोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, जिम्नोस्पोर, एंजियोस्पर्म में होता है। उसके बाद आती है जेनेटिक मियोसिस। जेनेटिक मियोसिस जो होती है हमारी फाइनल मियोसिस होती है। मियोसिस अकर इन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो गैमेट फॉर्मेशन में जो हेल्प करती है वो हमारी जेनेटिक मियोसिस होती है। ये सब एनिमल का फीचर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, आपका मियोसिस कंप्लीट हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वो छोटी सी वीडियो होने वाली है, वो उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ भी छूटा है या कोई न्यूमेरिकल रिलेटेड मियोसिस से है तो मैं आप उसमें करवा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टेप टू बायोलॉजी। थैंक यू।